हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितनी भी लिविंग सेल्स होती है उनको कॉन्स्टेंटली न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और एसेंशियल एलिमेंट्स का सप्लाई हेल्दी फंक्शनिंग के लिए जरूरी होता है। और साथ ही इन सेल्स के थ्रू बनने वाले वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना भी जरूरी होता है ना। तो इसीलिए एक स्पेशल तरह का मैकेनिज्म होता है इन सब्सटेंसेस के लिए हर एक ऑर्गेनिजम्स में। अगर हम बात करते हैं सिंपल ऑर्गेनिजम्स की, तो सिंपल ऑर्गेनिज्म में पॉरीफेरेंस एंड लाइक स्पंजेस एंड सिलिंट्रेट्स आते हैं, जिनकी बॉडी में बॉडी कैविटी के थ्रू वाटर सर्कुलेट होता है। और वाटर में प्रेजेंट जो बेनिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं सेल्स के लिए, वो सेल्स डायरेक्टली उनसे वाटर से इनटेक करती है, और जो वेस्ट मटेरियल बनता है इनकी सेल्स में, वो वाटर में जो है वो रिलीज कर देती हैं। तो वाटर जैसे सर्कुलेट होता है इनके बॉडी कैविटी से, तो ये एक्सचेंज जो है कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में स्पेशल टाइप का फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्पेशल टाइप के फ्लूइड के थ्रू ये जो एक्सचेंज होता है वेस्ट मटेरियल और बेनिफिशियल सब्सटेंसेस का, वो किया जाता है। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स हायर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि ह्यूमंस हमारी बात करते हैं, तो हम में क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड होता है जो कि डाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू बनने वाले बेनिफिशियल एलिमेंट्स, ठीक है, और साथ ही साथ ब्रीदिंग के थ्रू जो हम गैसेस इनटेक करते हैं, जैसे ऑक्सीजन, उसको ब्लड उसको क्या करता है, ये डिफ्यूज करता है। स्पेशल टाइप का सब्सटेंसेस क्या है, फ्लूइड क्या है, ब्लड है। ठीक है, तो इन न्यूट्रिएंट्स और गैसेस को ब्लड क्या करता है, इनटेक करता है। ब्लड अपने आप में डिफ्यूज करता है, अपने आप में मिलाता है, और उसको बॉडी के दूसरे सेल्स तक, दूसरी लोकेशन तक सर्कुलेट करता है। और जो सेल्स हैं उन ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का यूज करके, उसको मेटाबोलाइज करके क्या करती हैं, अपनी एनर्जी का फॉर्मेशन करती हैं। और उसके दौरान CO2 और हार्मफुल वेस्ट मटेरियल जो है वो बनता है। तो ये हार्मफुल वेस्ट मटेरियल और CO2 अगेन ब्लड में डिफ्यूज कर दी जाती है, और ब्लड इसको लेकर के एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक जो है, रेस्पेक्टिव ऑर्गन्स तक ले जाता है, जहां से उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है ना। तो ये सब काम किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू होता है। तो आइए हम देखते हैं कि ब्लड क्या होता है, जो कि हमारी बॉडी में इतना इंपॉर्टेंट वर्क काम करता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में दो तरह के, ध्यान देना, वर्ड में ध्यान देना, दो तरह के वेस्क्यूलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। क्या काम है, दो तरह के वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ, जिसमें कि मैट्रिक्स लिक्विड होता है और फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। यूजुअली आप कनेक्टिव टिश्यू में देखोगे तो मैट्रिक्स इनका थोड़ा फर्म होता है, सेमी सॉलिड या सॉलिड मैट्रिक्स होता है ना, और इनमें फाइबर प्रेजेंट होता है। लेकिन ब्लड और लिम्फ में मैट्रिक्स लिक्विड होता है और फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। तो जो ब्लड है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये एक तरह का स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है ना। ब्लड की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हिमेटोलॉजी। हम क्या कहते हैं, हिमेटोलॉजी, जिसमें एक वर्ड आता है हीम। हीम का मतलब क्या, हीम एक पिगमेंट है जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण हमारे ब्लड का कलर रेड होता है ना। तो इसीलिए हम ये हीम सब्सटेंस के कारण होता है। तो ब्लड की स्टडी को हम क्या कहते हैं, हिमेटोलॉजी। ब्लड फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हीमोपोइसिस। अब ये जो हीमोपोइसिस की प्रोसेस होती है, ये कहाँ पर होती है बेटा, ये होती है हमारी बोन मैरो में, है ना, बोन मैरो में होती है। अब ये टिश्यू जो होता है, कनेक्टिव टिश्यू ब्लड, इसका ओरिजिन क्या होता है, मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। कलर इसका, जैसा कि मैंने बताया, रेड होता है। क्यों, क्योंकि इसमें हीम सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, हीम पिगमेंट होता है। ठीक है, अब ब्लड के अगर हम पीएच की बात करें, कोई भी लिक्विड होता है उसका एक स्पेशल पीएच होता है ना। तो पीएच स्केल, पीएच में, पीएच जो है आप पढ़ते आ रहे हैं, पीएच में हम पीएच को एक डिवाइड कर, एसिडिटी, एसिडिक पीएच भी होता है, न्यूट्रल पीएच भी होता है, और अल्कलाइन होता है। इस तरह से हम पीएच स्केल को देखते हैं। तो 1 टू लेकर 7 तक, 1 से 7 के जो लोअर रहता है, 6.9 तक जो पीएच होता है, वो क्या कहलाता है, एसिडिक कहलाता है। 7 पीएच जो है वो क्या कहलाता है, न्यूट्रल कहलाता है। 7 टू 14 जो रहता है, 7 के अबव जो रहता है वो अल्कलाइन कहलाता है। तो ब्लड का पीएच कितना होता है,
7.4। तो ज्यादा अल्कलाइन नहीं है, न्यूट्रल के थोड़ा पास, इसलिए हमने इसको क्या कहा, स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर। तो ब्लड का पीएच 7.4 होता है। स्लाइटली अल्कलाइन होता है मतलब क्या हुआ कि ये अगर हम इसे थोड़ा सा टेस्ट करेंगे तो थोड़ा सा ये सॉल्टी लगेगा, ठीक है। अगर हम हमारे टोटल बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देखें तो टोटल बॉडी वेट का जो ब्लड है वो कितना बनाता है, 7 to 8%। तो हमारे बॉडी वेट का 7 to 8% पार्ट किसका होता है, ब्लड का होता है। वॉल्यूम की बात करते हैं तो मेल्स में 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है, फीमेल्स में 4 to 5 लीटर ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है। हर एक लिक्विड का एक ग्रेविटी वैल्यू होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तो ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, 1.050 से 1.060 तक होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। ब्लड जो है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसको हम फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू तो है लेकिन ट्रू नहीं, हम फॉल्स बोल रहे हैं। क्या कारण हो सकते हैं, तो ये देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इसका लिक्विड मैट्रिक्स, यूजुअली हम कनेक्टिव टिश्यू को देखते हैं तो कनेक्टिव टिश्यूज का जो मैट्रिक्स होता है वो थोड़ा सॉलिड होता है और सेमी सॉलिड बोल सकते हैं। बाकी जो ब्लड है इसमें इसका मैट्रिक्स कैसा होता है, पहला तो लिक्विड होता है, दूसरा मैट्रिक्स में फाइबर सब्सटेंट होते हैं, इसीलिए लिक्विड मैट्रिक्स है, ठीक है। और ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है, फाइबर नहीं है तो जो सेल्स प्रेजेंट होती है इनमें वो फ्री फॉर्म में फ्लोट होती है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ ब्लड कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू का काम जैसा इसका नाम बता रहा है कनेक्शन करना, दो चीजों के बीच में कनेक्शन करना। लेकिन जो ब्लड है ना, तो ब्लड क्या कार्य कर रहा है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू का काम तो कर रहा है लेकिन साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन का काम भी कर रहा है। कनेक्टिव टिश्यू का काम कैसे कर रहा है, कनेक्शन, तो ब्लड हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ पूरी बॉडी में एक तरह का कनेक्शन बना के रखता है ना। कैसे कनेक्शन बना के रखता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम को कनेक्ट करता है सर्कुलेटरी सिस्टम से। कैसे, कि डाइजेशन में बनने वाला, डाइजेस्टिव सिस्टम में बनने वाला जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं एज अ प्रोडक्ट, वो न्यूट्रिएंट्स ब्लड अपने आप में डिफ्यूज करता है और उसको बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक ले जाता है। साथ ही साथ दूसरी सेल्स, जितनी भी सेल्स है उनसे बनने वाला जो हार्मफुल सब्सटेंस है, वेस्ट मटेरियल है, उनको लाके एक्सक्रीटरी सिस्टम तक जोड़ता है। तो ये एक तरह का जोड़ने का काम ही कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं। और जोड़ने के साथ साथ ये सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक बॉडी में, इसीलिए ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन है। बाकी दूसरे कनेक्टिव टिश्यू केवल कनेक्शन का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा, इसका जो मैट्रिक्स है ब्लड का, ये कहाँ पर बनता है बेटा, इट प्रोड्यूस्ड एंड सिंथेसाइज्ड बाय लीवर एंड लिम्फोइड ऑर्गन। तो ये कारण है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसको फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं, तो ये कारण है जिसके कारण हम ब्लड जो है उसको हम फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। आगे देखते हैं ब्लड का फंक्शन क्या होता है। तो ब्लड के मेनली 4 फंक्शन होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, रेगुलेशन, बैलेंस और प्रोटेक्शन। ट्रांसपोर्टेशन के जैसे मैंने समझाया कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स से, हमारे लंग्स से बॉडी टिश्यूज तक, और CO2 को बॉडी के डिफरेंट पार्ट से लेकर के लंग्स तक पहुंचाने का। दूसरा, ये वेस्ट मटेरियल को सर्कुलेट करता है कहाँ तक, किडनी, लीवर और स्वेट ग्लैंड्स तक, है ना। तो बॉडी से इवेंचुअली जो चीजें एक्सक्रीट आउट होती है वहां तक उन सब्सटेंसेस को ले जाने का काम भी कौन करता है, ब्लड करता है। साथ ही बॉडी में हार्मोन्स, एंजाइम्स, केमिकल्स, इनका ट्रांसपोर्ट करने का काम भी कौन करता है, ब्लड करता है। न्यूट्रिएंट्स का मैंने बताया, न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब होते हैं उनको बॉडी टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है। वेस्ट प्रोडक्ट को टिश्यू से किडनी तक ले जाने का काम भी कौन करता है, ब्लड करता है। रेगुलेशन की बात करते हैं तो ब्लड हमारे बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। साथ ही साथ हीट का पूरे बॉडी में एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वो भी कौन करता है, ब्लड करता है। बैलेंस की बात करें तो हमारी बॉडी में डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, तो उन इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंसिंग का काम करता है। साथ ही एसिड बेस बैलेंस का बनाने का काम भी ब्लड करता है। प्रोटेक्शन की बात करें तो ब्लड में स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि WBC हो गए। वो क्या करते हैं, ये WBC प्रोटीन्स या एंटीबॉडीज
जो बाहर से हमारी बॉडी के टच में आते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारी बॉडी में जाते हैं, तो उनके उनके अगेंस्ट डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करते हैं ना, मतलब उनसे हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं। तो ये एक तरह का प्रोटेक्शन हो गया। तो ब्लड का काम प्रोटेक्शन भी हो गया, साथ ही साथ इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर सेम ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाने की कोशिश करे, तो हमारी बॉडी क्या करती है, डब्ल्यूबीसी जो स्पेशल टाइप्स की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगी, उन एंटीबॉडीज से हमारी बॉडी क्या करती है, अपनी खुद की रक्षा कर, एंटीबॉडीज के थ्रू हमारी बॉडी अपने आप की रक्षा कर पाती है। तो ये किसके कारण होता है बेटा, ब्लड के कारण होता है। अब ब्लड के कंपोजिशन की बात करते हैं। तो ब्लड में बेसिकली अगर हम देखें तो दो तरह के सब्सटेंस, दो तरह के पार्ट्स में हम इसके कंपोजिशन में को पढ़ सकते हैं। पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है। तो पहला क्या बताया मैंने, पहला सब्सटेंस क्या होता है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है बेटा, प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। मैंने अभी बताया था आपको कि सेल्स फ्री फॉर्म में फ्लोट होती है। तो फ्लोट होती है तो किसी चीज में तो फ्लोट होती होंगी, है ना। तो वो किस में फ्लोट होती है बेटा, लिक्विड पोर्शन में। तो मैट्रिक्स में, लिक्विड पोर्शन दैट इज मैट्रिक्स, उसमें फ्लोट होती है। तो ये क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा टोटल ब्लड का 55% बनाता है। कितना बनाता है बेटा, 55% बनाता है। अब इसके अलावा फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट क्या है, तो फॉर्म्ड एलिमेंट जो है हमारे ब्लड में सॉलिड पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट। तो इसमें कौन आते हैं बेटा, ब्लड कार्पोसेल्स आती हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट 45% ऑफ टोटल ब्लड का बनाती हैं। देखो, लिक्विड मैट्रिक्स प्लाज्मा कहलाता है, और प्लाज्मा कितना होता है बेटा, 55%। और इसमें भी सबसे ज्यादा 90% वाटर होता है प्लाज्मा, 90 to 92%। ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट हमारी बॉडी में 45% बनाते हैं, जिसमें कि ब्लड सेल्स आ जाती हैं। तो पहला आता है इसमें ब्लड प्लेटलेट्स और दूसरा आता है ब्लड सेल्स। आगे देखते हैं। अब ये हमने देखा कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसमें दो कंपोनेंट, प्लाज्मा और सेल्स। तो हमें कैसे पता लगेगा कि प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल्स होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लेते हैं ब्लड, है ना। इसे देखने के लिए ब्लड लेते हैं एक ट्यूब में, और उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन करने के लिए, सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है जिसमें कि हम इन ट्यूब को रखते हैं फिल करके ब्लड से। अब इसमें क्या होता है कि आफ्टर सेंट्रिफिकेशन जो ब्लड हमने रखा था वो इस तरीके से सेपरेट हो जाता है, इस तरीके के पार्टीशन उसमें बन जाते हैं। तो जो सबसे नीचे बेस में जो रहता है उसको हम बोलते हैं पैलेट। जो पैलेट हमें मिलेगा वो किसका मिलेगा, इरिथ्रोसाइट्स का मिलेगा, इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है। और उसके ऊपर हमें एक बफी कोट मिलेगा जिसमें भी क्या होगी, सेल्स प्रेजेंट होगी। और लिक्विड पोर्शन क्योंकि लाइट वेटेड होता है, इसीलिए वो हमें सबसे ऊपर मिलेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहा, सेंट्रिफिकेशन के बाद हमें तीन तरह के कंपार्टमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे ट्यूब में। जो सबसे हैवी कंपार्ट होता है ब्लड का, दैट इज इरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी, जो कि एक तरह की फॉर्म्ड एलिमेंट्स होती हैं, वो हमें बेस में मिलेंगी। ठीक है। उसके ऊपर एक लेयर मिलेगी जिसको हम बोलेंगे बफी कोट। इस बफी कोट में भी क्या होते हैं, इरिथ्रोसाइट्स से हल्के, लाइट वेटेड लेकिन प्लाज्मा से वेटेड सब्सटेंसेस होते हैं, वो भी फॉर्म्ड एलिमेंट होंगे, जिसको हम बोलेंगे बफी कोट, जिसमें आती है ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। अब ल्यूकोसाइट्स को अगर हम देखें तो ल्यूकोसाइट्स क्या होती है बेटा, ल्यूकोसाइट्स दो तरह की होती हैं, एक होती है ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरी होती है एग्रेनुलोसाइट्स। या अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे। ठीक है। अब ये तो प्लाज्मा लिक्विड पोर्शन होता है, तो इस लिक्विड में जितने भी हमारे ब्लड में प्रोटीन्स होंगे, अमाइनो एसिड होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंसेस होंगे, गैसेस सब्सटेंसेस होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, ये सभी सब्सटेंसेस सस्पेंडेड इसमें मिले हुए रहेंगे प्लाज्मा में। ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि हमारे ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट एंड प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा जो है ये फॉर्म मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड। ये क्या बनाता है, ब्लड का लिक्विड पार्ट या मैट्रिक्स बनाता है। ये पेल येलो या स्ट्रॉ कलर का होता है।
क्यों होता है पेल येलो? किसी भी चीज का बॉडी में फ्लूइड में जो फ्लूइड कलर प्रेजेंट होता है वो किसी न किसी सब्सटेंस की प्रेजेंस की वजह से होता है। जैसे ब्लड है तो ब्लड का रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि हीम पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो वैसे ही प्लाज्मा जो है, ब्लड का जो पार्ट है, अगर हम उसको सेपरेट करते हैं ब्लड से तो ये हमें पेल येलो या फिर स्ट्रॉ कलर का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसमें यूरोबिलिनोजेन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? जिसको हम यूरो या हम बोले बिलीरुबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है। प्लाज्मा की कंपोजिशन की बात करते हैं तो प्लाज्मा में जैसा मैंने बताया 90 से 92%, 90% टू 92% जो है वाटर होता है। सबसे ज्यादा पार्ट वाटर, तो अल्टीमेटली हमारे ब्लड में भी सबसे ज्यादा पार्ट किसका होगा? वाटर का होगा। प्लाज्मा में सॉलिड पार्ट की बात करते हैं तो केवल 8 से 10% का सॉलिड पार्ट होता है। और इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक पार्ट और दूसरा ऑर्गेनिक पार्ट। इनऑर्गेनिक पार्ट में स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स आते हैं। ऑर्गेनिक पार्ट में जितने भी अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है, वाइटामिन है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, हॉर्मोन्स है, ये सभी इसमें आ जाते हैं ऑर्गेनिक पार्ट में। ठीक है। और इनऑर्गेनिक में क्या आते हैं? जितने भी मिनरल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं, वो सभी इनऑर्गेनिक पार्ट में आते हैं। प्लाज्मा एक प्लाज्मा फ्लूइड होता है। ठीक है। मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स फॉर्म करता है ब्लड का, पेल येलो स्ट्रॉ कलर का होता है। किसके कारण? यूरोबिलिनोजन या बिलीरुबिन के कारण। इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो प्लाज्मा में सबसे ज्यादा पार्ट वाटर का होता है, जो 90 टू 92% तक होता है। सॉलिड पार्ट 8 टू 10% बनाता है प्लाज्मा का, जिसको कि हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक पार्ट में मिनरल्स आ जाते हैं, ऑर्गेनिक पार्ट में ग्लूकोज, विटामिन, प्रोटीन्स, हॉर्मोन्स, लिपिड्स, ये सब आ जाते हैं। ठीक है। अब प्रोटीन्स में हमने देखा, ऑर्गेनिक पार्ट में इंपॉर्टेंट पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये होता है प्रोटीन्स। ठीक है। प्रोटीन्स जो है प्लाज्मा में, ये इंपॉर्टेंट रोल हमारे बॉडी के काम में, फंक्शनिंग में प्ले करते हैं। तो कौन कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में? सबसे पहले हम देखते हैं एल्ब्यूमिन। ठीक है। एल्ब्यूमिन, दूसरा होता है ग्लोबुलिन और तीसरा होता है फाइब्रिनोजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन हमारी बॉडी में प्लाज्मा का 4% मैक्सिमम पार्ट बनाता है। सबसे ज्यादा पार्ट होता है एल्ब्यूमिन का। साथ ही साथ ये कहाँ बनता है बेटा? इट इज सिंथेसाइज इन द लीवर। याद रखना है, एल्ब्यूमिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लिवर में होता है। और ये स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है। याद रखना है, स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा में जितने भी प्रोटीन होते हैं, मैक्सिमम पार्ट एल्ब्यूमिन बनाता है, 4% पार्ट, लेकिन ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है। ये क्या करता है बेटा? ये हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड को मेंटेन करता है। ब्लड का जो ऑस्मोटिक बैलेंस होता है वेसल्स में, उसको ये क्या करता है बेटा? मेंटेन करके रखता है। दूसरा हम बात करते हैं दूसरा हम बात करते हैं कि ये ग्लोबुलिन जो है ये 2 टू 2.5% बनाता है। तो देखो, एल्बुमिन कितना था? 4% था। और ये कितना है? 2%। तो क्या हुआ? एल्बुमिन का आधा क्या होता है? ग्लोबुलिन। तो रेशियो जो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का हो गया वो क्या हो गया? 2:1। ठीक है। दूसरा, अब ये जो ग्लोबुलिन है ये भी कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? इट इज प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड बाय द लीवर एंड लिम्फोइड ऑर्गन्स। ठीक है। और ग्लोबुलिन का काम क्या होता है? इट ट्रांसपोर्ट एंड कैरी सब्सटेंस इन द बॉडी। हमारी बॉडी में सब्सटेंसेस को ट्रांसफर करना और कैरी करना, ये भी काम ग्लोबुलिन करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है इसका ये है डिफेंस मैकेनिज्म में। हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म होता है और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो कौन सा प्रोटीन प्रोड्यूस बनाता है? वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लोबुलिन प्रोटीन। ठीक है। नेक्स्ट जो ग्लोबुलिन है इसको हम 3 तरह से देख सकते हैं। इसके 3 सब टाइप होते हैं ग्लोबुलिन के। पहला होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा और तीसरा होता है गामा। तो हम बोले अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन है, गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन को भी हम 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आईजीएम, आईजीजी, आईजीए और आईजीई और आईजीडी। इस तरीके से हम 5 पार्ट में इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो जो अल्फा ग्लोबुलिन होता है बेटा वो कौन बनाता है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। बीटा ग्लोबुलिन also produced by the liver, but the gamma globulin, it is produced by the lymphoid
ऑर्गन। हमने देखा कि प्रोड्यूस्ड एंड सिंथेसाइज्ड बाय ग्लोबुलिन प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड एंड सिंथेसाइज्ड बाय लीवर एंड लिम्फोइड ऑर्गन। तो अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन कौन बनाता है? लीवर बनाता है। पर जो गामा ग्लोबुलिन होता है वो कौन बनाता है? लिम्फोइड ऑर्गन्स बनाते हैं। तो जो गामा ग्लोबुलिन है वो किस फॉर्म में होता है हमारी ब्लड में? एंटीबॉडीज के फॉर्म में होता है। तो जो बाहर हमारी बॉडी के लिए फॉरेन सब्सटेंसेस हैं, जैसे बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, या टॉक्सिक सब्सटेंस हुआ, या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का प्रोटीन हुआ, तो ये हमारी बॉडी के लिए फॉरेन, हमारी बॉडी इन्हें नहीं पहचानती है। तो ये सब्सटेंसेस, बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिक एलिमेंट हमारी बॉडी को हार्म भी पहुंचाते हैं। तो इनको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है? ग्लोब्यूलिन करता है, या एंटीबॉडीज। और चूंकि ये डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट कर रहा है, कि इम्यून सिस्टम क्रिएट कर रहा है, इसीलिए हम गामा ग्लोब्यूलिन को इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी बोलते हैं। ठीक है, गामा ग्लोब्यूलिन को हम क्या कहते हैं बेटा? इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं। इन इम्यूनोग्लोब्यूलिन को हम 5 सब टाइप में डिवाइड करते हैं, जैसा अभी मैंने बताया, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीए। अब फाइब्रिनोजन, थर्ड प्लाज्मा प्रोटीन इज फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन जो है ये कौन बनाता है बेटा? ये लीवर बनाता है। ये टोटल जो प्रोटीन है उसमें अगर हम देखें तो 0.3% पार्ट फाइब्रिनोजन का होता है। अच्छा, जैसा डिफेंस में गामा ग्लोबुलिन का काम है डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करना, और उस उतना ही इम्पोर्टेंट और काम किसका है बेटा? फाइब्रिनोजन। अगर फाइब्रिनोजन नहीं होगा ना तो हमारी बॉडी से पूरा ब्लड एक कट के थ्रू ही निकल के बाहर हो जाएगा, और जो इंसान है उसकी डेथ हो जाएगी। फाइब्रिनोजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या होता है कि एक दूसरी खासियत इसकी ये है कि ये लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन, याद रखना। फाइब्रिनोजन लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है, और एल्ब्यूमिन जो है स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्या होता है, जैसे ही हमें कोई कट लगता है, ठीक है, तो क्या होता है, प्लेटलेट्स में जो प्लेटलेट्स हैं, तो इसमें क्या होता है, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, मतलब कि इनएक्टिवेटेड थ्रोम्बिन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इनएक्टिवेटेड मतलब कि जब ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो हो रहा होता है तो क्लॉट नहीं बनता है, क्योंकि हिपेरिन प्रेजेंट होता है। लेकिन जैसे ही कोई कट लगता है तो, और उस कट के कारण क्या होता है, एयर के कांटेक्ट में आता है ब्लड, तो हिपेरिन इनएक्टिवेट हो जाता है, और बॉडी में प्रेजेंट या ब्लड में प्रेजेंट जो प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वो कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक्टिवेटेड थ्रोम्बोप्लास्टिन में। नाउ फर्दर, ये एक्टिवेटेड थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है ये नेक्स्ट रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। क्या करता है? नेक्स्ट रिएक्शन को कैसे कैटेलाइज करता है? प्रोथ्रोम्बिन जो होते हैं, इनएक्टिवेटेड थ्रोम्बिन्स होते हैं, तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है प्रोथ्रोम्बिन को कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में क्या करता है? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। अब ये थ्रोम्बिन जो है ये फर्दर नेक्स्ट रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा। ये थ्रोम्बिन क्या करेगा? फाइब्रोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, और ये जो फाइब्रिन्स होते हैं इनका पॉलीमराइजेशन हो जाता है, मतलब ये पॉलीमर्स फॉर्म कर लेते हैं, और क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे ही क्लॉट बनता है तो जो एरिया है वो क्या हो जाता है? क्लॉट बनने से सील हो जाता है। देखो ये जो कट लगा है, जैसे यहाँ पर क्या हुआ, एक्टिवेटेड हो गया क्या? फाइब्रिन, और इसने पॉलीमराइजेशन कर लिया, जिससे कि क्या होता है, यहाँ पर ये कट क्या हो जाता है? कवर हो जाता है, और ब्लड का फ्लो होना बाहर की तरफ बॉडी से रुक जाता है। इस तरह से ब्लड लॉस को एक तरीके से ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है वो रोकता है। अब हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट में पहले हम देखते हैं ब्लड कार्पोसेल्स में इरिथ्रोसाइट्स, या जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। जैसा कि इसका नाम बता रहा है, रेड ब्लड सेल्स। ब्लड में ऐसी सेल्स ब्लड में जो कि किस कलर की होगी? रेड कलर की होगी, इसको हम इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, ये वेसल का क्रॉस सेक्शन है, जिसमें कि जो ये ब्लड सेल्स होती है, इरिथ्रोसाइट्स जो होती है, वो हमें फ्लो फॉर्म में दिखाई देगी। इस तरीके से हमारी वेसल्स में फ्लो होती है, और इसका शेप इस तरीके से होता है। ठीक है, इसके साइटोप्लाज्म में पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। जो मेमेलियन आरबीसी होती है बेटा, देखा जैसे आपने स्ट्रक्चर में, ये कैसी होती है? बाय कॉनकेव होती है। ये कैसी होती है? अगर हम इसको इस तरीके से कट करेंगे
तो ये हमें इस तरीके की दिखाई देगी। ये बायकॉन्केव होती है, और अगर हम सामने से देखें तो ये सर्कुलर होगी। इसको अगर हम बीच से काट दें तो काटने के बाद ये हमें इस तरीके की दिखती है। तो ये सर्कुलर बायकॉन्केव होती है, साथ में इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ये याद रखना है। आरबीसी हमारी बॉडी में ऐसी सेल है जिसमें कि न्यूक्लियस नहीं होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। लेकिन अगर एक्सेप्ट एक इसमें पॉइंट ये याद रखना है कि ओरिजिन के टाइम पे जब आरबीसी बनती है तो उस समय न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना। प्री मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट जैसे ही मैच्योरेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है तो इसका जो न्यूक्लियस है वो डीजनरेट हो जाता है। बायकॉन्केव शेप जो है आरबीसी का, इसका एक एडवांटेज क्या है, क्यों बायकॉन्केव शेप की होती है, क्योंकि ये बायकॉन्केव शेप के कारण ये इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है। ठीक है, तो सर और न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तो इसका भी एडवांटेज क्या है, बायकॉन्केव शेप है, न्यूक्लियस एब्सेंट है इसमें, है ना। तो ये क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा, जिसके कारण क्या करता है, हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाता है। तो बायकॉन्केव शेप एंड आरबीसी of RBC increase surface area due to the absence of nucleus and the presence of biconcave shape. More hemoglobin can fill in it. ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन इसमें फिल हो जाता है। एक्सेप्शन ये है कि कैमल और लैमा में, मैमल्स में जो है जो आरबीसी होती है बाय कॉन्वेक्स होती है और ओवल शेप की होती है, ये याद रखना है। आरबीसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है, जिसके कारण इसमें, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होगा तो सेल का स्केलेटन कौन बनाएगा, तो इसका एंडोस्केलेटन जो होता है इसमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, फैट और कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं, जो कि आरबीसी को एक बायकॉन्केव शेप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये जो तीन प्रोटीन, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल एक स्ट्रक्चर या नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमेटिन, याद रखना है। तो बॉडी जो आरबीसी है इसका जो स्केलेटन है, एंडोस्केलेटन है, वो कौन बनाता है, स्ट्रोमेटिन बनाता है, और ये स्पंजी स्केलेटन बनाता है। स्पंजी है इसीलिए ये वेसल से इजीली फ्लो हो जाती है आरबीसी। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आरबीसी है, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डोनेंस मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये हाईली परमिएबल होती है आयंस के लिए। कौन कौन से आयंस, जैसे क्लोरीन हो गया, बाइकार्बोनेट आयन हो गए, और साथ ही साथ आरबीसी सोडियम और पोटेशियम आयन के लिए इम्परमेबल होती है। इसको हम डोनेंस फिनोमिनन भी बोलते हैं, याद रखना ये चीज। अब स्ट्रोमेटिन जो है ये स्पंजिक एंडोस्केलेटन या साइटोस्केलेटन बनाता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसके कारण ये इजीली ब्लड कैपिलरीज से पास हो जाती है आरबीसी। हायर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं आरबीसी हायर सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी बॉडी इज एब्सेंट। तो आरबीसी जो है एक हायर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। आरबीसी में हायर सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, जैसे कि हम माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो ये इसमें एब्सेंट होते हैं। और एब्सेंस के कारण किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया का करता बेटा एरोबिक जो सेल्स होती है उसमें रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो अब चूंकि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है ना, तो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो पाता है, तो आरबीसी में क्या होता है बेटा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो इन आरबीसी एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस आर प्रेजेंट ओनली। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस एनारोबिक कंडीशन में भी कंप्लीट हो जाती है, तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के लिए तो इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, बल्कि क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स इसमें एब्सेंट होते हैं। एंटीजन्स ऑफ ब्लड ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। आरबीसी के सरफेस में क्या होते हैं, आरबीसी के सरफेस में ब्लड ग्रुप के एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण हम क्या करते हैं, ब्लड को डिफरेंट ब्लड ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ आरएच एंटीजन भी कुछ आरबीसी में प्रेजेंट होता है ना, जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव साइन प्रोवाइड करता है हमारे ब्लड ग्रुप को। ठीक है,
अगर हम सिंगल आरबीसी की अगर बात करते हैं, केवल एक आरबीसी को देखेंगे तो हमें ये पेल येलो कलर की दिखाई देगी। लेकिन हम चूंकि ब्लड में कंटिन्यूसली ये बहुत सारी आरबीसी फ्लो होती है, तो इसीलिए हम कलेक्टिवली अगर आरबीसी को देखते हैं तो ये हमें रेड कलर की अपीयर होती है। आरबीसी में जो एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, तो ये हीमोग्लोबिन आरबीसी में प्रेजेंट होता है जो इसको रेड कलर प्रोवाइड करता है। हर एक आरबीसी में, इन ईच आरबीसी अप्रोक्सीमेटली 26.5 करोड़ मॉलिक्यूलर ऑफ एचबी आर प्रेजेंट। एचबी मीन्स हीमोग्लोबिन। तो अगर हम हर एक आरबीसी को देखें तो उसमें 26.5 करोड़ ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं एचबी के। मॉलिक्यूलर वेट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का कितना होता है? 67,200 डाल्टन। हीमोग्लोबिन जो इसमें प्रेजेंट होता है पिगमेंट, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। हीम 5% पार्ट बनाता है और ग्लोबिन 95% ऑफ प्रोटीनेशियस पार्ट होता है। तो हीमोग्लोबिन एक में प्रोटीनेशियस पार्ट ज्यादा होता है, तो कौन सा? ग्लोबिन 95% बनाता है। हीम, इसमें हीम जो वर्ड आ रहा है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? आयरन को। आयरन और पोरपायरिन रिंग, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें सेंट्रल मेटल आयन जो होता है आयरन होता है, जो कि चारों तरफ से पोरपायरिन रिंग से सराउंडेड होता है। आयरन जो होता है ये Fe2+ फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और जो हर एक मॉलिक्यूल जो है इसका हीमोग्लोबिन का या हीम का, ये लगभग 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कैरी कर सकता है, ठीक है। अब ग्लोबिन की बात करते हैं, तो जो ग्लोबिन मॉलिक्यूल है, प्रोटीन पार्ट जो है, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। और हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है, ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स की है। कैसे हैं? पहली है पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें 141 अमीनो एसिड होते हैं। दूसरी पॉलीपेप्टाइड बी पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें 146 अमीनो एसिड होते हैं। जी पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें 146 अमीनो एसिड होते हैं। साथ ही साथ डी पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें 146 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। मतलब बी, जी और डी, इनमें देखें तो 146 अमीनो एसिड होते हैं, लेकिन ए पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसी होती है जिसमें 141 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉलीपेप्टाइड चेन, 3 तरह के हीमोग्लोबिन हमारे ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं, है ना। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, इनके कॉम्बिनेशन के बेसिस पे अगर हम देखें तो हमारे 3 तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं HbA1 एडल्ट हीमोग्लोबिन, HbA2 एडल्ट 2 हीमोग्लोबिन, HbF हीमोग्लोबिन यानी फेटल हीमोग्लोबिन। HB1 में 2 A चेन और 2 B चेन प्रेजेंट होती है। HbA2 में 2 A चेन और 2 D चेन प्रेजेंट होती है। और HbF यानी फेटल में 2A और 2G जो है पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है। तो जो G वाली है वो किसमें प्रेजेंट होती है बेटा? फीटल हीमोग्लोबिन में, ठीक है। अब नेक्स्ट, पहले हमने फॉर्म्ड एलिमेंट की बात कर ली आरबीसी, दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट आता है ल्यूकोसाइट्स जिसको हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो होती है, जैसे इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स में कोई भी, आरबीसी में कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन जो डब्ल्यूबीसी है इसमें लार्ज, ये लार्ज सेल्स होती है कंपेरेटिव टू आरबीसी, और ये न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। न्यूक्लिएटेड ब्लड वेसल्स होती है। न्यूक्लियस जो होता है इसका स्फेरिकल शेप का हो सकता है, और 2 या 2 से ज्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकते हैं कुछ डब्ल्यूबीसी में, ठीक है। और लेकिन आरबीसी का नंबर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर देन द आरबीसी। और आरबीसी में कोई पिगमेंट नहीं होता है, इसीलिए ये कैसी होती है बेटा? कलरलेस होती है, बिकॉज पिगमेंट इज एब्सेंट। नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 6,000 to 8,000 मिलीमीटर और माइनस क्यूब जो है इसमें नंबर होता है, डब्ल्यूबीसी का नंबर होता है ब्लड में। दीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट। डब्ल्यूबीसी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसी सेल्स जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो उनको हमने बोल दिया ग्रेन्युलोसाइट, और ऐसी सेल्स जिसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं उसको हमने क्या कह दिया? ए ग्रेन्युलोसाइट। ए लगा है मतलब जो कि नेगेटिव को दर्शाता है ना। और तो ए ग्रेन्युलोसाइट मतलब ऐसी सेल्स जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये देखिए देखिए हम यहाँ देखते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स,
इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स आते हैं। देखो इनके साइटोप्लाज्म बेटा आपको ये डॉट डॉट दिख रहा है, ये क्या है बेटा, ग्रेन्यूल्स है। तो इन सेल्स में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको हमने किस कैटेगरी में रखा, ग्रेन्युलोसाइट। और इनके मैट्रिक्स में देखो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, इसमें मैट्रिक्स कैसा है, पूरा प्लेन है, इसमें हमें कोई तरह के ग्रेन्यूल्स से बीट लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, इसलिए हमने इसको बोला एग्रेन्युलोसाइट। तो ग्रेन्युलोसाइट्स में तीन तरह की सेल हो गई, NEB, नेब, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। लेकिन ए ग्रेन्युलोसाइट्स में मोनोसाइट ML आता है, मोनोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स। याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं ये कहाँ पर बनते हैं बेटा, बोन में, रेड बोन मैरो में बनेंगे। इसमें सबसे पहले आता है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स को न्यूट्रोफिल्स क्यों कहा, क्योंकि ये ना ही एसिडिक डाई ना ही बेसिक डाई है ना। अगर हम देखें तो एसिडिक या बेसिक डाई से स्टेन नहीं होती, इन्हें स्टेन करने के लिए हमें न्यूट्रल डाई की जरूरत होती है ना। तो ये चूंकि न्यूट्रल डाई से स्टेन होती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल। जो न्यूट्रो यानी न्यूट्रल, फिल्स यानी भरी जाती है या फिल होती है, तो इसलिए इसे हमें न्यूट्रोफिल कहा। इसमें क्या होता है बेटा, न्यूट्रोफिल्स में 5 से 6 या 7 लोब का न्यूक्लियस होता है। मतलब अगर हम देखें तो इसका जो न्यूक्लियस होता है ये कुछ इस तरीके का प्रेजेंट होता है, इस तरह के इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इसके न्यूक्लियस में 5 से 7 लोब प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही साथ साइटोप्लाज्म में इस तरह के फाइन ग्रेन्यूल्स, इस तरह से फाइन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये फेगोसाइटिक नेचर की होती है, एंड ये क्या करती है, इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। फेगोसाइटिक नेचर मतलब सेल ईटिंग, है ना, हमने पढ़ा है ना, फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग और पिनोसाइटोसिस मतलब सेल ड्रिंकिंग। तो जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको सेल ईट कर लेती है और मेटाबोलाइज करके उसको खत्म कर देती है। तो ये काम कौन करती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स को जो इंगल्फ किया जाता है उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। तो न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटिक नेचर की होती हैं, और ये हमारे टोटल ल्यूकोसाइट का 60 to 65% सबसे ज्यादा पार्ट न्यूट्रोफिल्स का होता है। इसकी लाइफ स्पेन, न्यूट्रोफिल सेल्स कंटिन्यूसली बनती हैं बिगड़ती है ना, तो इसका जो लाइफ स्पेन होता है 4 to 8 आवर होता है। दूसरी आती है इयोसिनोफिल्स। तो इयोसिनोफिल्स जो होता है, जैसा इसका नाम इयोसिनोफिल, मतलब ये एसिडिक डाई से स्ट्रेन होती है। और कौन सी एसिडिक डाई, जैसे कि इयोसिन। तो इयोसिन से ये स्ट्रेन की जाती है, स्ट्रेन करना मतलब कलर करना है ना, स्ट्रेन की जाती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल, इयोसिन इज अ स्टेन, जिससे ये स्टेन होती है, कलर होती है, फिल होती है, इसीलिए इस सेल को हमने इयोसिनोफिल कहा। ये इनका न्यूक्लियस कैसा होता है, बायलोब्ड। बायलोब्ड मतलब 2 लोब। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, अभी हमने देखा था प्रीवियस स्लाइड में, तो इसमें 2 लोब प्रेजेंट होते हैं, बायलोब्ड होती है ना। और इसके साइटोप्लाज्म में भी फाइन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये नॉन फेगोसाइटिक नेचर की होती है। क्या होती है, नॉन फेगोसाइटिक नेचर की होती है। तो ये बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है हमारी इम्यूनिटी में, है ना। मतलब जो एलर्जिक रिएक्शन होती है या टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, तो उसमें इयोसिनोफिल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरा, ये 2 to 3% होती है टोटल ल्यूकोसाइट का, है ना, और इनकी भी लाइफ स्पेन 4 से 8 आवर्स होती है। अब तीसरी सेल आती है ग्रेनुलोसाइट में, बेसोफिल। बेसोफिल जैसा इसका नाम, बेसोफिल, बेसो यानी बेसिक, फिल यानी कि कलर होना। ऐसी सेल्स जो बेसिक डाई से स्टेन होती है उसको हम बेसोफिल बोलते हैं, दैट इज मिथाइलिन ब्लू। ये मिथिलीन ब्लू जो है बेसिक डाई है। दूसरा, इसमें भी 2 से 3 लोब का न्यूक्लियस होता है यूजुअली। अगर हम देखें तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो कुछ इस तरह का एस शेप बनाता है ना, एस शेप बनाता है। ये क्या कहलाती है, बेसोफिल्स कहलाती है। ये इंफ्लेमेटरी रिएक्शन में हेल्प करती है ना। और इट रिलीज हिपेरिन एंड हिस्टामिन। इंफ्लेमेटरी रिएक्शन में बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उनमें इन्फ्लेमेशन से लड़ने के लिए, बॉडी को इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने के लिए ये बेसोफिल सेल्स काम करती है, और ये सबसे कम अमाउंट में होती है। इसको ऐसे याद रखो बेटा, कम अमाउंट में होती है 0 to 5%। सबसे ज्यादा होती है न्यूट्रोफिल्स, दूसरी होती है इयोसिनोफिल, और सबसे लास्ट में क्या होती है बेटा, सबसे कम क्या होती है, बेसोफिल। तो इसको याद रखो, नेब। नेब में सबसे ज्यादा एन, फिर ई, और फिर बी 0 to 5%, मतलब बेसोफिल 0 to 5% होती है टोटल ल्यूकोसाइट का। इसकी भी लाइफ स्पेन 4 to
होती है। नेक्स्ट देखते हैं एग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट्स दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट्स जो होती है ये एग्रेनुलोसाइट है, मतलब इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स तो एब्सेंट ही होंगे। साथ ही साथ ये जो मोनोस है ये लार्जेस्ट सेल है ल्यूकोसाइट। जितनी भी ल्यूकोसाइटिक सेल्स चाहे वो ग्रेनुलोसाइट्स हो या एग्रेनुलोसाइट हो, सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? मोनोसाइट्स होती है, जिसमें जो कि 12 to 15 मिलीमीटर साइज की होती है। दूसरा इसका न्यूक्लियस जो होता है बेटा वो किडनी या बीन शेप का होता है, कुछ इस तरीके का न्यूक्लियस उनमें प्रेजेंट होता है और ये सेल्स लार्ज होती है। ये 6 to 8% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट्स का बनाती है और इसका लाइफ स्पेन 10 से 20 घंटे होता है ब्लड में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्रेनुलोसाइट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट एग्रेनुलोसाइट आती है लिम्फोसाइट। तो ये जो लिम्फोसाइट्स होती है इट इज स्मॉलर देन द मोनोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट से छोटी होती है, 6 to 10 मिलीमीटर साइज की होती है, लेकिन इसका न्यूक्लियस भी लार्ज होता है और राउंडेड होता है। लिम्फोसाइट की बात करते हैं तो इसका न्यूक्लियस भी लार्ज होता है और राउंड शेप का होता है। मोनोसाइट का कैसा होता है बेटा? बीन शेप का, याद रखना है, स्पेशल कैरेक्टर ये इनके। लिम्फोसाइट्स जो होती है ये नॉन फेगोसाइटिक की होती है, लेकिन मोनोसाइट कैसे होते हैं बेटा? फेगोसाइटिक होते हैं और बहुत मोटाइल होते हैं। मोटाइल मतलब ये बहुत जल्दी ट्रेवल करते हैं हमारे ब्लड में, और ये भी क्या होते हैं? फेगोसाइटिक होते हैं। लेकिन लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये नॉन फेगोसाइटिक होते हैं, लेकिन इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है सिक्रीशन किसका? एंटीबॉडीज का। तो लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो एंटीबॉडीज को सिक्रीशन का काम करती है, इम्यून सेल्स को सिक्रीशन का काम करती है। ठीक है, ये टोटल ल्यूकोसाइट का 20 to 45% बनाती है और इनका लाइफ स्पेन कुछ दिन से लेकर कुछ महीने या सालों तक हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब लास्ट जो हमारा यहाँ पर फॉर्म्ड एलिमेंट है दैट इज थ्रोम्बोसाइट एंड प्लेटलेट्स। ये किस में हेल्प करती है बेटा? ये हेल्प करती है ब्लड क्लॉटिंग में। ये सेल्स दीज दे आर द सेल्स फ्रेगमेंट फॉर्म बाय द मेगा कैरियोसाइट्स। ठीक है, ऐसे सेल्स जिसका जो न्यूक्लियस होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो जो प्लेटलेट्स हैं हमारी रेड बोन मैरो में मेगा कैरियोसाइटिक सेल्स से बनी होती है। ये इन्यूक्लिएटेड बायकॉन्केव डिस्कॉइड यानी लेंस शेप की होती है और इनका डायमीटर 2 से 3 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, ये दे हैव डेंस ट्यूबुलर सिस्टम, है ना, जिसको जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लगभग हम बोल सकते हैं जैसा होता है। इन दे हैव dense tubular system synonymous to the endoplasmic reticulum। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ऑटोफेगोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, एंडोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें लाइसोसोम्स और गोल्जी बॉडीज भी प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ ये जो प्लेटलेट्स होते हैं अगर हम देखें तो हमारे ब्लड के पर माइक्रोलीटर में इनका काउंट देखें तो 1,50,000 से 3,50,000 तक हो सकता है। ठीक है, इनमें बहुत मेनली इन्वॉल्व होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स में थ्रोम्बोसिस, हीमोस्टैसिस और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस जो होती है इन्वॉल्व होती है। और ये सब्सटेंसेस अभी मैंने क्लॉटिंग का मैकेनिज्म बताया था, तो ये थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स जो होती हैं ये ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि ये सब्सटेंसेस को रिलीज करती हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। इनकी लाइफ स्पेन कितनी होती है? 8 to 12 days होती है ना। मोस्ट ऑफ द बोर्न आउट प्लेटलेट्स आर रिमूव बाय द फ्रॉम द सर्कुलेशन बाय मैक्रोफाजेस इन द लीवर एंड स्प्लीन। अब देखो जो सेल्स बनती हैं और बिगड़ती हैं, है ना, तो जब ये थ्रोम्बोसाइट्स का लाइफ स्पेन पूरा हो जाता है तो ये हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू मैक्रोफाजेस ये पहुंचती है लीवर और स्प्लीन के पास। लीवर और स्प्लीन में क्या होता है बेटा? मैक्रोफाज सेल्स प्रेजेंट होती है। मैक्रोफाज सेल्स क्या करेगी? मैक्रोफाज सेल्स जो होती है वो फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू क्या करेगी? इन प्लेटलेट्स को, जो डैमेज प्लेटलेट्स है जिनकी लाइफ स्पेन खत्म हो गई है, उनको ईट करके उनको खत्म कर देती है ना। तो और स्पेशल ये मैमल्स का कैरेक्टर है कि प्लेटलेट्स केवल किसमें पाई जाती हैं बेटा? मैमल्स में पाई जाती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देखो ब्लड क्लॉटिंग होती है। जब भी कोई चोट लगती है तो ब्लड रिलीज होता है, ब्लड में प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं। ये प्लेटलेट्स क्या करती हैं? एक्टिवेटेड होती हैं और क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज करती हैं, जिसके कारण ब्लड का क्लॉट हो जाता है और
क्लॉटिंग के थ्रू हमारे बॉडी सब एक्स्ट्रा जो ब्लड है, हमारे बॉडी का ब्लड है, वो फ्लो नहीं होने पाता है बाहर, है ना, और हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन होती है। अब ब्लड के जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमने पढ़ लिए, अब हम देखते हैं इन शॉर्ट कि ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है ना। ब्लड ग्रुप सिस्टम हमने देखा है बेटा, आप कभी भी किसी को ब्लड की जरूरत होती है तो हम पूछते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप चाहिए, कौन सा ब्लड ग्रुप की जरूरत है, ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, उसमें भी स्पेसिफिक पूछते हैं, ए प्लस ब्लड ग्रुप चाहिए, बी प्लस चाहिए, ए बी प्लस चाहिए, ओ ब्लड ग्रुप चाहिए, है ना। तो ये सिस्टम जैसा कि हम जो कॉमनली देखते हैं, तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलियन इम्यूनोलॉजिस्ट थे, कार्ल कार्ल लैंडस्टेनर, इन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया था। एबीओ क्यों बोला? क्योंकि ए, बी, ओ और ए बी, ये चार ब्लड ग्रुप हम देखते हैं कॉमनली प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो जिसके लिए 1910 में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था मेडिसिन में। 1940s में फिर कार्ल लैंडस्टेनर के साथ में एलेक्जेंडर एस वेनर ने एक और फैक्टर हमारे ब्लड सेल्स में, इरिथ्रोसाइट्स में देखा, जिसको हमने बोला आरएच फैक्टर, जिसके बेसिस में आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम भी हमें पता चला। ठीक है, तो अब ये ए बी या ओ, ये किसके बेसिस में होता है? ये ब्लड ग्रुप सिस्टम हम कैसे बनाते हैं, इसको किस बेसिस पे हमने इसके नाम रखे हैं, वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले देखें कि हमें इम्पोर्टेंट क्यों है ब्लड ग्रुप सिस्टम जानना। तो सबसे पहला कि ताकि हमें अगर ब्लड ग्रुप पता है किसी का, तो हम सेफली ब्लड को ट्रांसफर कर सकें, है ना, किसी इंसान की जान बचाने के लिए। साथ ही साथ किसी को हीमोलाइटिक डिसीज है, जैसे न्यूबॉर्न बेबी में हीमोलाइटिक डिसीज ना हो, उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ब्लड ग्रुप पता होगा तो हम उसे रोक सकते हैं, है ना, जिसको आरएच इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं, अभी हम आगे देखेंगे। दूसरा, लीगल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो पेरेंट्स किसके बच्चे हैं, पेरेंटिंग क्लेम करते हैं ना, तो लीगल डिस्प्यूट रिलेटेड टू पेरेंटिंग क्लेम, इसको सॉल्व करने के लिए भी ब्लड ग्रुप सिस्टम हेल्प करता है। साथ ही साथ मेंडल के जो लॉ जेनेटिक्स के होते हैं, उसको स्टडी करने में भी हमें ब्लड ग्रुप सिस्टम हेल्प करता है। अब ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ये ब्लड ग्रुप है, किसके कारण होते हैं बेटा? एंटीजेंस के कारण होते हैं, और इन्हीं एंटीजन के बेसिस पे हम पता करते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सा है। अब ये एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो बेटा जो हमारी इरिथ्रोसाइट्स होती हैं, ये जैसे हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं, इनके सरफेस पे स्पेशल टाइप के क्या होते हैं, स्पेशल टाइप के एंटीजेंस या प्रोटीन्स, हम बोलते हैं एंटीजेंस आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, स्पेशल तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इन प्रोटीन्स के बेसिस, जैसे कि ये वाला प्रोटीन है, जैसे ये स्ट्रक्चर कोनिकल दिख रहा है, तो हमने बोल दिया ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, कौन सा एंटीजन है? ए एंटीजन है। तो जिसके इरिथ्रोसाइट्स में ए तरह का एंटीजन है, उसको हमने बोल दिया ए ब्लड ग्रुप। जिसकी इरिथ्रोसाइट की सरफेस में बी तरह का एंटीजन है, उसको हमने बोल दिया बी ब्लड ग्रुप। जिसकी इरिथ्रोसाइट में दोनों बी तरह का एंटीजन भी है, ए तरह का एंटीजन भी है, तो उसको हमने बोल दिया कि इसका पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी है। ठीक है, इसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है। और अगर किसी की सरफेस में, किसी इंसान के ब्लड की आरबीसी की सरफेस में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब देखो, ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होता है, ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, साथ ही साथ उसमें फैक्टर भी होता है। अगर किसी की बॉडी में आरएच इरिथ्रोसाइट्स के सरफेस में ब्लड ग्रुप एंटीजन के साथ में आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है, तो उस ब्लड ग्रुप को, पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप को हम प्लस से डिनोट करते हैं। अगर आरएच फैक्टर नहीं होता है, ठीक है, आरएच फैक्टर अगर नहीं होता है, तो उसको हम क्या नाम देंगे? नेगेटिव नाम देते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव। आरएच फैक्टर सभी की बॉडी में प्रेजेंट हो, सभी की बॉडी के इरिथ्रोसाइट्स में प्रेजेंट हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जिसके ब्लड एंटीजन के साथ में आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, उसको हम प्लस से डिनोट करेंगे ब्लड ग्रुप को, और जिसमें आरएच एंटीजन एब्सेंट है, उसको हम नेगेटिव से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप
कि हम बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुप ए। देखो मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के एंटी सीरा होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्लाइड लेते हैं, स्लाइड में हम पहला डालते हैं एंटी सीरा ए, दूसरे में एंटी सीरा बी, तीसरे में एंटी एंटी सीरा ए बी डालते हैं, ए बी, है ना। अब इसमें हम क्या करते हैं, ब्लड मिक्स करते हैं पेशेंट का और मिक्स करते हैं, क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो हमें जिसमें क्लम्पिंग दिखती है ना। देखो ए बी है, ए बी है इसमें, ए एंटी सीधा ए बी है। तो यहाँ पर ए एंटीजन प्रेजेंट है, साथ ही साथ ए में हमने यहाँ पर क्या करा है, ब्लड डाला है। तो अब इस पर्सन की बॉडी में ए एंटीजन है, तो इसमें भी क्लॉटिंग हुई और इसमें भी क्लॉटिंग हुई। मतलब ए बी में ए के प्रेजेंट है तो ए एंटीजन के कारण क्लॉटिंग हुई, और ए फर्स्ट एंटी सीधा एंटी ए क्या है, एंटीबॉडी है, जो कि क्या करती है बेटा, एंटीजन ए के साथ में रिएक्शन करके हमें क्या करती है, इस तरह के प्रेसिपिटेशन देती है ना, इस तरह के प्रेसिपिटेशन देती है। तो हम क्या, उसी के बेसिस पे हम क्या बोलेंगे कि इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। अब जैसे बी की बात करते हैं, तो हमने क्या देखा कि ए बी और ए बी ये एंटीसीडा में हमने ब्लड मिक्स करा, तो हमें बी और ए बी में क्लम्पिंग दिखी, है ना, इसमें प्रेसिपिटेट्स दिखे। तो मतलब ये पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है बेटा, बी है। ए में हमें दिखा क्या, नहीं दिखा, तो हमें ए बी और ए बी में दिखा, तो ये पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है बेटा, बी ब्लड ग्रुप है। अगर हमें तीनों में क्लम्पिंग दिखती है आफ्टर मिक्सिंग, तो वो पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है। और अगर तीनों में ही हमें एंटी सीरा में हमें हमने ब्लड मिक्स करा और हमें किसी भी तरह की क्लम्पिंग नहीं देखी, तो उसमें क्या है, ओ ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये तो हो गया ब्लड ग्रुप के बारे में। अब हम आर एच फैक्टर को कैसे देखते हैं, इन्हीं एंटी सीरा के साथ एक और एंटी सीरा आता है, एंटी डी। तो जब हम ब्लड को इनके ब्लड को एंटी डी के साथ मिक्स करें, जैसे ए है, तो ए को एक और हमने ले लिया एंटी डी डाला और उसमें ब्लड मिक्स करा। अगर उसमें हमें इस तरह की क्लम्पिंग दिखती है, तो हम क्या बोलेंगे कि उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव है। ठीक है, वैसे हमने बी में देखा कि अगर हमें इन दोनों के साथ में, मतलब एंटी बी ए बी और एंटी डी में हमें क्लम्पिंग मिली, मतलब उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, बी पॉजिटिव है। और अगर हमें क्लम्पिंग नहीं दिखती है, अगर हमें इस तरह का प्लेन देखने को मिलता है, कोई क्लम्पिंग नहीं है, तो उस ब्लड ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। तो अगर ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है किसी का, तो हमें एंटी ए, एंटी बी, एंटी ए बी इन तीनों में क्लम्पिंग नहीं दिखेगी, लेकिन एंटी डी में हमें क्लम्पिंग दिखेगी। तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ओ पॉजिटिव होगा। आई होप सो ये ब्लड ग्रुप वाला आपको समझ में आया कि हम कैसे टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से ब्लड ग्रुप्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है, आगे, और ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कर रही है एंटीसीरा ए, एंटीसीरा बी, एंटीसीरा डी में, तो इसको हम रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन रिएक्शन। ठीक है, ये जो हमने समझा, अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, तो उसमें कौन सा एंटीजन होगा बेटा, अभी हमने समझा एंटीजन ए। तो एंटीजन ए के साथ में जहां एंटीजन होगा एंटीबॉडी जरूर प्रेजेंट होगी, तो उसके ब्लड ग्रुप में इरिथ्रोसाइट की सरफेस में ए एंटीजन प्रेजेंट होगा। साथ ही प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी होगी बेटा, एंटी बी एंटीबॉडी होगी, अगेंस्ट वाली होती है ना। तो एंटीजन ए होता है, जिसका ब्लड ग्रुप बी होता है, उसके प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होता है, एंटीजन बी। ए बी अगर ब्लड ग्रुप है, तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, याद रखना है ये। अगर किसी का पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी, लेकिन एंटीजन दोनों होंगे, ए एंटीजन भी होगा और बी एंटीजन भी होगा। तीसरा, अगर ओ ब्लड ग्रुप है, तो उसकी बॉडी में कोई भी एंटीजन इरिथ्रोसाइट सरफेस पे नहीं होगा, लेकिन एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। ठीक है, याद रखना। अब हम आरएच सिस्टम की बात करते हैं, तो सबसे पहले आरएच सिस्टम जो होता है, जो है, ये क्या करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव जो है फैक्टर प्रोवाइड करता है हमारे ब्लड को। तो जो पॉपुलेशन है उसका 2/3 पार्ट जो है वो उसमें आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है, या आरएच एंटीजन बोलो, वो आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होता है।
जिसके कारण हम ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव या फिर नेगेटिव डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आरएच फैक्टर कहाँ से आया? आरएच नाम क्यों दिया इसको? क्योंकि रहेसस मंकी, सबसे पहले रहेसस मंकी में देखा गया, इसलिए इसको रहेसस फैक्टर, इसका फुल फॉर्म है रहेसस फैक्टर। तो रहेसस फैक्टर या आरएच फैक्टर कहते हैं। आरएच फैक्टर जो है रहेसस पॉजिटिव या रहेसस नेगेटिव, यानी आरएच पॉजिटिव या आरएच नेगेटिव प्रोवाइड करता है ब्लड ग्रुप को। ठीक है, तो डोनर और रेसिपिएंट दोनों के ब्लड ग्रुप में आरएच को चेक करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर डोनर के इरिथ्रोसाइट्स में या डोनर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और जो रेसिपिएंट है उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो क्या होगा कि पॉजिटिव वाले का ब्लड अगर नेगेटिव में गया तो उसकी बॉडी में, रेसिपिएंट की बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी, जिसके कारण उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि ओ जो है इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ओ की सरफेस पे कोई भी किसी भी तरीके का एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, तो एंटीजन की एब्सेंस के कारण जो ओ नेगेटिव है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। वो ए को ब्लड दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी ब्लड दे सकता है आसानी से, लेकिन ये केवल एक्सेप्ट किससे कर सकता है बेटा? ये केवल ओ वाले से ही ब्लड ले सकता है ना। तो चूंकि जो ओ ब्लड ग्रुप है सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है जिसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, इसलिए इसको उनको हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो और लेकिन ये लेगा किससे? ओ से लेगा। लेकिन अब हम बात करते हैं ए बी की, तो ए बी जिसका ब्लड ग्रुप है तो वो ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट है, तो ये ओ से भी ब्लड ले सकता है क्योंकि ओ में कोई एंटीजन नहीं है। ये ए से भी ब्लड ले सकता है क्योंकि ए एंटीजन है, और बी से भी ले सकता है क्योंकि बी एंटीजन भी इसके पास है। तो ए बी जो है वो सभी से ब्लड ले सकता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो क्या करेगा? वो ओ से भी ब्लड ले सकता है और ए से भी ले सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो ओ से ब्लड लेगा और जिसका ब्लड ग्रुप बी है उससे लेगा, है ना। और डोनेट इसको कर सकता है बी ब्लड ग्रुप, ए बी को डोनेट कर सकता है और बी को डोनेट कर सकता है। ए जिसका ब्लड ग्रुप है वो ए बी को भी ब्लड दे सकता है और ए वाले को भी ब्लड दे सकता है। तो इस तरीके से याद रखना है आपको। बेसिकली क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? ओ नेगेटिव या ओ ब्लड ग्रुप, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब जब अगर हमने अभी एक टर्म देखी थी जिसमें कि हमने देखा था कि आरएच फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, है ना। तो देखिए क्या होता है आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। न्यूबॉर्न बेबी में एक डिसीज, हिमोलाइटिक डिसीज पाई जाती है जिसको हम बोल सकते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटालिस। किस केस में पाई जाती है? तो देखो, अगर मदर जो है आरएच नेगेटिव है, मतलब मदर की बॉडी में इरिथ्रोसाइट की सरफेस में आरएच एंटीजन एब्सेंट है, तो क्या होता है उस केस में? अगर फादर जो है वो उसमें आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, फादर जो है वो क्या करेगा? उसके ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है लेकिन मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो उनसे जो बेबी होगा वो कैसा होगा? फर्स्ट बेबी जो होगा वो क्या होगा? आरएच पॉजिटिव होगा। तो जो प्लेसेंटा है, ये क्या है? प्लेसेंटा है, इसमें ये क्या है? बेबी है। तो बेबी आरएच पॉजिटिव होगा लेकिन मदर तो क्या है बेटा? आरएच नेगेटिव है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है? फर्स्ट प्रेगनेंसी के में कॉम्प्लिकेशन होंगे, लेकिन क्या होगा उस दौरान तो एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है। अब चूंकि फीटस है बॉडी में, तो बॉडी उसको एकदम से खत्म नहीं करती है, उसकी वो बेबी जो है वो पैदा होता है लेकिन वो एनीमिक हो सकता है। लेकिन बिटवीन द प्रेगनेंसी अगर मदर सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट होती है तो ये बिटवीन द प्रेगनेंसी क्या होता है? इस एंटीजन के लिए मदर की बॉडी क्या कर लेती है? एंटीबॉडीज बना लेती है ना। क्यों? क्योंकि मदर के पास पहले वो एंटीजन था ही नहीं, लेकिन फीटस के फॉर्म में वो
फादर का पॉजिटिव होने के कारण फीटस के फॉर्म में उसकी बॉडी उस एंटीजन के कांटेक्ट में आई थी। तो कांटेक्ट में आई तो हमारी बॉडी क्या करती है कि इम्यून रिस्पांस जनरेट कर लेती है उस एंटीजन के अगेंस्ट, है ना। तो मदर की बॉडी क्या करेगी, उस एंटीजन आरएच पॉजिटिव एंटीजन के अगेंस्ट क्या करेगी, एंटी आरएच एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर लेती है। तो जब सेकेंड कंसीविंग होती है, मतलब जब मदर सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट होती है, तो पहले से प्रेजेंट एंटीबॉडीज क्या करेंगी बेटा, उस बच्चे की, मतलब उस फीटस में जो आरएच फैक्टर है, आरएच एंटीजन है, उसके साथ में रिएक्शन कर लेगी और क्या करती है, उनकी ब्लड सेल्स को खत्म कर देती है, तो सेकेंड कंसीविंग नहीं होने पाती है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। फीटस में होने वाली इरिथ्रोसाइटिक प्रॉब्लम जो कि आरएच नेगेटिव मदर में हो सकती है अगर आरएच पॉजिटिव फादर है तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसीलिए आरएच फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस केस में, प्लस डोनेशन, ब्लड डोनेशन के केस में। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, ये टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।